स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल वीपी सर में। तो बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी दिन हो गए हमारी कोई यूट्यूब चैनल पर वीडियो नहीं डली है। तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि कुछ कारणों की वजह से हम यूट्यूब में वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। थोड़ी कैमरा वैमरा का सेटअप कर रहे थे और भी काफ़ी कारण है। ठीक है, अब हफ्ते में 1 या 2 क्लास अब ज़रूर डालेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं कक्षा 10वीं का पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रमेयिका आती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को बड़े ध्यान से समझना बच्चों। तो हेडिंग डालो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, तो बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहीं अलग से नहीं आ गई है। जो कक्षा 7वीं 8वीं में तुमने जो भाजक भाज्य और भागफल और शेषफल में संबंध पढ़ा था, उसी को क्या है मैथमेटिकल भाषा में दर्शा दिया है। ठीक है, तो हम क्या करें, यदि इस संसार में से किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों को उठाएं, ठीक है, और उसमें क्या करें, छोटे वाले धनात्मक पूर्णांक से बड़े वाले धनात्मक पूर्णांक में भाग दें, तो उनके लिए 2 संख्याएं Q और R मान ले। क्या मान लो, 2 पूर्ण संख्याएं Q और R इस प्रकार विद्यमान होंगी कि क्या होगा कि A जो होगी किसके बराबर होगी, BQ प्लस R। तो चलो इसको एक बार पहले लिख लो। लिखो इसकी परिभाषा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों A और B, ठीक है, A और B, जहां A को क्या लेना है, B से बड़ा, के लिए 2 पूर्ण संख्याएं Q और R, क्या है, Q और R इस प्रकार विद्यमान है कि किस प्रकार विद्यमान है कि A जो है वो किसके बराबर होगा, BQ प्लस R के। इसको समझना एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो कि 7 का भाग हम दे रहे हैं 15 में, तो यहाँ A का काम कर रही है 15 और 7 का काम कर रही है B। अब देखना 7 और 15 के लिए 2 हमें संख्याएं ऐसी मिल जाएंगी कि क्या होंगी कि वो क्या सेटिस्फाई करेंगी कि A बराबर क्या होगा, BQ प्लस R। समझना, अब 7 का भाग इसमें दोगे, 7 दूनी 14, कितना शेषफल बचा, R। तो यहाँ जो हमें 2 संख्याएं मिल गई हैं, एक ये मिली Q और दूसरी मिली R। ठीक है, ये क्या करेंगी, इस चीज को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। चाहे देख लो, तो देखो A को रखना है, ये A बराबर क्या है, BQ प्लस। तो A का काम 15 कर रहा है, B का काम 7 और Q का काम 2 और R का काम 1। तो ये क्या है, पूरा सेटिस्फाई कर रही है ना। 14 प्लस 1 15 बराबर 15। ठीक है, यही हमारी क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। कुछ नहीं है, जो हम पीछे सवाल पढ़ते आ रहे हैं वही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, अब इसके बाद आता है एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसी के अनुसार हम निकालते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से एक एल्गोरिथ्म कहलाता है। क्या कहलाता है, एल्गोरिथ्म। तो समझना, इसे एल्गोरिथ्म को समझना बच्चों। कुछ नहीं है, एल्गोरिथ्म। ठीक है, तो बच्चों तुमने कक्षा 7वीं 8वीं में भाग विधि से मासा बहुत निकाले होंगे, वही है हमारा एल्गोरिथ्म। ठीक है, तो इसमें चरण क्या होता है, 2 चरण होते हैं एल्गोरिथ्म में। फर्स्ट चरण होता है क्या है, यदि 2 हमें संख्याएं दी जाए धनात्मक पूर्णांक A और B, और क्या है, एक कोई बड़ा हो, मान लो A बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देंगे, या ऐसा कह दो हम उसमें लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और यदि हमारा शेषफल अर्थात R कितना आ जाए, 0 आ जाए। क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम कह देंगे कि जो B है वो क्या है, इन दोनों संख्याओं का क्या है, मासा है A और B का। ठीक है, ये तो होगी चरण फर्स्ट। अब एक चरण सेकंड देखो। चरण सेकंड में हो सकता है कि हम भाग दें और तो R जो हमारा शेषफल है वो क्या है, 0 ना हो, है ना, हो सकता है ऐसा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो, जैसे हमें कह दिया जाए कि 15 और 65 का क्या निकालो, मासा निकालो भाग विधि से। ठीक है, तो क्या करोगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दोगे। तो जब 15 का 65 में भाग दोगे तो 15 चौको 60। यहाँ R कितना बचा, 5, जो कि 0 के बराबर नहीं है।
तब हमें क्या करना है, फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगानी है, वो किसके 15 और 5 के बीच में। ठीक है, तो वही प्रक्रिया लगाओ। अब क्या करोगे, 15 में भाग दोगे 5 का, तो यहाँ 5 दिया 15। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर कितना हो गया 0, और जहाँ रिमाइंडर 0 हो जाए अर्थात शेषफल 0 हो जाए, उसी संख्या क्या होगी, वो संख्या क्या होगी, इन दोनों संख्याओं का मासा होगी। और यदि नहीं भी अभी भी 0 नहीं हो रहा, तब इस प्रक्रिया को हम क्या बढ़ाते और आगे बढ़ाते। तो कुछ नहीं है हमारा एल्गोरिथम, क्या है, भाग विधि से जो मासा ज्ञात करते हैं वही हमारा एल्गोरिथम है। तो इसके बाद इसका एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट को समझना बच्चों ध्यान से। तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, देखो हमने बहुत गुणनखंड किए हैं, कक्षा 7वीं 8वीं में बहुत गुणनखंड किए हैं, पर उन गुणनखंडों में क्या है हमने, तो बच्चों देखो मैंने ये बोर्ड में गुणनखंड लिख दिए। ठीक है, अब इन गुणनखंडों को ध्यान से देखो, तुमने गुणनखंड तो किए हैं पर इनको ध्यान से नहीं देखा है, अब देखना है इन्हें ध्यान से। इनके जो गुणनखंड मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं हमें, सभी अभाज्य संख्याएं इन्हें मिल रही हैं। इन्हें भी देखो, ये भी अभाज्य संख्या मिल रही हैं, ये भी देखो, ये भी अभाज्य संख्याएं मिल रही हैं, इनको भी देखो तो ये भी अभाज्य। चाहे किसी भी संख्या के गुणनखंड निकालो उसके क्या मिलेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड ही मिलेंगे। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है, भले ही तुम करते रहे हो लेकिन तुमने इनमें ध्यान नहीं दिया होगा, तो आप ध्यान दे लो इनमें। यही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि किसी भी संख्या के जब हम गुणनखंड निकालते हैं वो क्या मिलते हैं, हमें अभाज्य संख्याओं के रूप में मिलते हैं। तो अभाज्य संख्याएं तो मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, चलो इसके बाद मैं इस लेसन का केवल और केवल पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट में जब कमांड होगी तो सवाल अपने आप बनेंगे। ठीक है, तो इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है इम्पॉर्टेंट, वो दो संख्याओं के बीच और लासा और मासा के बीच संबंध होता है। तो देखो पहली संख्या, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या क्या होता है, बराबर लासा गुणे मासा। बहुत पढ़ा होगा इस कॉन्सेप्ट को, इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। ठीक है, क्या करेगा, तुम्हें दो हो सकता है दोनों संख्याएं दे दे और उनका मासा दे दे और लासा पूछ दे। ठीक हो, क्या पता तुम्हें लासा मासा दे दे, कोई एक संख्या दे दे तो उसमें एक संख्या पूछेगा। इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट में इस सूत्र में काफ़ी सवाल बनते हैं। तो इस सूत्र को नोट डाउन कर लो जल्दी से। ठीक है, इसके बाद और आता है, इसके बाद चलो अगले कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं इस अध्याय के। तो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ संख्याओं के बारे में और बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो समझना इन संख्याओं को। पहली है ऋणेतर पूर्णांक, ठीक है, फिर दूसरा है धनेतर पूर्णांक, फिर इसके बाद आती है सअभाज्य संख्या, है ना। तो बच्चों के दिमाग में आ गया, मैंने ऋणेतर लिख दिया तो ये तो बोलोगे सर हमने तो इसे पढ़ लिया है, वही होगी सर ऋण वाली संख्या। नहीं, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ऋण पूर्णांक अलग है और ऋणेतर पूर्णांक अलग है। ठीक है, यदि ऋणेतर कहे तो हमें क्या करना है, ऋण पूर्णांकों को छोड़ देना है। क्या बचे, धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांकों को ले लो, तो वो क्या हो गए हमारे ऋणेतर पूर्णांक। नाम तो तुम्हें ऋणेतर लग रहा है लेकिन काम क्या करेगा, धन पूर्णांकों का। सेम प्रक्रिया इसमें करनी है। यदि धनेतर कह रहा तो धन पूर्णांकों को छोड़ दो, क्या बचे, ऋण पूर्णांक, तो ले लो ऋण पूर्णांकों को। तो -1, -2, -3, -4 और कहाँ तक चले जाएंगे आगे, ये बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आती है सअभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं तो मैंने बता दी हैं ऑलरेडी, लेकिन सअभाज्य नहीं बताई हैं। तो इसकी परिभाषा सुनो। तो ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं, क्या ले रहा हूं मैं, प्राकृतिक संख्या, ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका क्या हो भैनिष्ठ, केवल और केवल एक हो, वो क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं कह दूं 12 और 5, ये दोनों क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनका मासा या भैनिष्ठ क्या है, 1 है। या कह दूं मैं 11 और 13, ये भी क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसको लिख लो जल्दी से। ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं, ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ केवल एक हो, सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सअभाज्य संख्याएं कहलाती
नोट डाउन करो इसे। एग्जाम्पल के थ्रू में जैसे देखना चाहो तो 5, 11 और 13 का, या ले लो 11 और 12 का, ठीक है, 3 और 5 का, ये क्या है, सभी सहभाज्य संख्याओं के जोड़े हैं, ठीक है। चलो इसको पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे अब इस अध्याय की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम, और इस इम्पॉर्टेंट थ्योरम से हमारे काफ़ी सवाल सॉल्व होंगे। तो चलो, जो मैंने लिखवा दिया है ये पूर्णांक, धनेत्र पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक और सहभाज्य, इनको एक बार अच्छे से मन में दोबारा रिवाइज करना, ठीक है। तो चलो इस प्रमेय को समझते हैं। इस प्रमेय, इस अध्याय की दूसरी प्रमेय, प्रमेय नंबर 2, ठीक है। तो समझना इस प्रमेय को, तो मैं पहले ऐसे ही समझा दे रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझना, मैं कह दूँ किसी संख्या का वर्ग, मान लो 10 का वर्ग कितना होता है, 100। किसी अन्य संख्या 2 से विभाजित है, ठीक है। मैंने कहा कि 10 का वर्ग जो है वो क्या है, किसी दूसरी संख्या 2 से विभाजित है, तो हम आंख मूंद कर ये कह देंगे कि जो 10 होगी वो भी 2 से विभाजित होगी। बिल्कुल होगी, क्योंकि उसका वर्ग यदि किसी दूसरी संख्या से विभाजित है तो वह संख्या भी क्या होगी, उससे पूर्णतः विभाजित होगी। यही इस प्रमेय में बताया गया है। तो लिखो इस प्रमेय को बच्चों जल्दी से, क्या लिखना है, यदि किसी पूर्ण संख्या, यदि किसी पूर्ण संख्या a का वर्ग a स्क्वायर किसी अन्य संख्या q से पूर्णतः विभाजित है, तो किसी अन्य संख्या q से विभाजित है तो a भी q से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। इस प्रमेय को बच्चों अच्छे से याद रखना। इस प्रमेय की सहायता से हम क्या करेंगे, जो अंडर रूट के सवाल होते थे, कहता था ना कि अंडर रूट 3 को क्या करो, अपरमेय संख्या सिद्ध करो, वो क्या होंगे, इसी प्रमेय की सहायता से क्या होंगे, सिद्ध होंगे। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो। चलो इसके बाद देखते हैं हम इस प्रश्नावली के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसको अच्छे से याद रखना इस प्रमेय को। चलो, तो अक्सर पूछे जाते हैं हमसे बोर्ड परीक्षाओं में ऐसे सवाल कि क्या कहता है कि अंडर सिद्ध कीजिए अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हम इनको सिद्ध तो कर लेते थे, रट लेते थे, लेकिन इसको कभी ध्यान से समझते नहीं थे, ठीक है। तो इसको ध्यान से भी समझना है। जो मैंने कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ाया है उसको अगर शायद तुमने अच्छे से पढ़ा है तो इसको तुम्हें सिद्ध करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसको यदि सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है तो हम इसका जस्ट क्या मानेंगे, विपरीत मानेंगे। क्या मानेंगे, इसका विपरीत। तो मान लेंगे ये क्या एक परमेय संख्या है, तो इसको परमेय की भांति क्या करना, व्यवहार करना चाहिए। जब आगे इसको करते जाएंगे सॉल्व तो एक प्रश्न ऐसा उठेगा कि हमारा एक विरोध उत्पन्न होगा। क्या होगा, विरोध उत्पन्न होगा, और वही विरोधाभास क्या कह देगा कि हाँ ये अपरमेय संख्या ही है, ठीक है। तो इनको सिद्ध करने के लिए ऐसे सवालों को सबसे पहले मानो इसका उल्टा। तो हम माने ले रहे हैं, माना अंडर रूट 3 एक क्या है, परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। तो इसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है। क्या कर सकते हैं, इसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। और जहाँ ये इसकी भी डेफिनेशन कर दो भाई कि a और b, जहाँ a और b दो सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं, दो सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो इसको चलो हम सिद्ध कर रहे हैं। हमने क्या माना है कि अंडर रूट 3 को परमेय संख्या माना, तो उसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। और इस बात पे ध्यान देना कि a और b को क्या ली हैं, दो सहअभाज्य संख्याएं, और दो सहअभाज्य संख्याएं में पिछली ही सहअभाज्य संख्या पीछे ही पढ़ाया है मैंने, ठीक है। तो अब इसको आगे करते हैं, चलो सॉल्व।
तो हमने √3 को क्या माना, परमेय संख्या, तो भाई इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, लिख दिया। अब क्या कर दो, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर वर्ग करोगे तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ a² आएगा। अब कैंची गुणा करवा दो तो यहाँ से 3b² बराबर क्या आएगा, a², या ऐसा कह दो कि b² बराबर क्या आएगा, a²/3। चलो अब यहाँ ध्यान देना बच्चों, यहाँ क्या है कि जब a² में 3 से भाग दे रहे हैं तो पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है, b² बार। ठीक है, समझने के लिए ऐसे समझो कि 3 का भाग हम a² में दे रहे हैं तो पूरा पूरा भाग जा रहा है और शेषफल कितना बच रहा है, 0, और भागफल कितना आ रहा है, b²। तो यानी कि हमारा जो है a² क्या है, पूरा पूरा 3 से विभाजित है। क्या है, पूरा पूरा 3 से विभाजित है। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि a² 3 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है, इसीलिए a भी। अब देखो a² क्या है, 3 से पूर्णतः विभाजित है, और अभी अभी मैंने प्रमेय पढ़ाई है, यदि किसी संख्या का वर्ग किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या भी क्या होगी, पूर्णतः उससे विभाजित होगी। तो वह इस प्रमेय का यहाँ यूज हो रहा है, उस प्रमेय का, कि यहाँ पे जो a² क्या है, 3 से विभाजित है, तो a भी क्या होगा, 3 से पूर्णतः विभाजित होगा, 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, चलो भाई हमें पता चल गया कि a क्या है, अब 3 से पूर्णतः विभाजित है। अब मान लो कि हम a क्या है, 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो a के बराबर हम कुछ लिख सकते हैं। देखना, 3 का भाग जब हम a में दे रहे हैं तब हमारा शेषफल कितना आ रहा है, 0, और हमें इसमें मान के चलना है कि हमारा जो 3 जब a से भाग करते हैं तो पूरा पूरा c बार जा रहा है। ठीक है, और c कोई क्या होगा, पूर्णांक। मान लो कि a 15 रहा होगा, क्या हो रहा होगा, 15 रहा होता, तो c क्या होता, 5 3 5 15। ठीक है, तो ये मान के हमें चलना है, क्योंकि यहाँ पे संख्याएं तो हमें दी नहीं गई हैं पूरी, लेकिन हमें क्या करना, मान के चलना है। ठीक है, कि पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, अब समझना। अब भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो लगाओ वही, तो भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर यानी कि a बराबर क्या होगा, 3c प्लस शेषफल, शेषफल तो 0 है, तो हम a बराबर क्या लिख सकते हैं, a बराबर लिख सकते हैं 3c, और c क्या होगा, कोई पूर्णांक है। क्या है, c कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब इसी a बराबर 3c को क्या रख दो, समीकरण, इसको समीकरण मान लेना, ये क्या समीकरण नंबर 1, इसी को रख दो समीकरण नंबर 1 में। तो a बराबर जब 3c समीकरण नंबर 1 में रखोगे तो ये हो जाएगा, इधर लिख लेना, a बराबर 3c समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, तो a बराबर जब 3c रखोगे तो ये होगा 3c² b² बराबर क्या आएगा, 9c²/3, 3 से इसको काटोगे तो b² बराबर क्या आएगा, 3c², क्या आएगा, 3c²। ठीक है, तो यहाँ से c² बराबर निकालोगे तो ये भी क्या आएगा, b²/3। ठीक है, अब देखना, यदि मैं कहूँ c कोई पूर्णांक है तो क्या c² कोई पूर्णांक नहीं होगा, वो भी क्या होगा, कोई पूर्णांक होगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैं कह दूँ 3 पूर्णांक है तो 3 का वर्ग अर्थात 9 भी तो एक पूर्णांक है ना, और इस पूर्णांक को हम माने ले रहे हैं कि जो c² है वो किसके बराबर, एक कोई पूर्णांक k के बराबर है। क्या है, k के बराबर है, और जहाँ k भी क्या है, कोई पूर्णांक होगा। क्या होगा, कोई पूर्णांक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दें k c² की जगह। अब फिर कंडीशन वही बनी भाई कि जो है हम 3 से जब b² में भाग दे रहे हैं तो पूरा पूरा कितने बार जा रहा है, k बार, अर्थात b² भी क्या है, 3 से पूर्णतः विभाजित है। वही कंडीशन फिर से बनी कि b² यहाँ पे क्या है, इसलिए चूंकि b² क्या है, 3 से पूर्णतः विभाजित है। क्या है, विभाजित है, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए b भी 3 से पूर्णतः विभाजित
होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी प्रमेय पढ़ाई है अभी। यदि किसी संख्या का वर्ग किसी अन्य संख्या से विभाजित है, वह संख्या भी क्या होगी, उससे पूर्णतः विभाजित होगी। इतना सब करने के बाद एक रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है। क्या आ रहा है रिजल्ट, कि जो a है वो 3 से विभाजित है और b भी क्या है, 3 से विभाजित है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि a और b का उभयनिष्ठ क्या है, 3 है, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि a और b को क्या माना है हमने, सहअभाज्य संख्याएं माना है, और सहअभाज्य संख्याओं का कोई उभयनिष्ठ नहीं होता है। ठीक है, तो यहीं से हमें क्या मिल गया, एक विरोध मिल गया, और यहीं से हम आगे चल के क्या कह देंगे कि ये क्या एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, तो इसको इतना नोट करने के बाद लिखना आगे। ठीक है, इतना जब करने के बाद हमें क्या मिला कि जो a है वो भी 3 से विभाजित और b भी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ उपर्युक्त से स्पष्ट है, उपर्युक्त जो हमने अभी नीचे लिखा था ना वही है उपर्युक्त। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि a और b क्या है, a और b का उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ 3 है, 3 है, जो कि क्या है, विरोधाभास है, क्योंकि a और b क्या हैं, a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, हैं। अतः हम यहीं से कह देंगे कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमें क्या मिल गया, विरोध मिल गया। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों इस सवाल को बहुत अच्छे से तुमने समझ लिया होगा। मैंने एक एक कॉन्सेप्ट पहले लिखवाया, फिर इस सवाल को करवाया है। ठीक है, तो ठीक है, आज इतना ही।